एट एजुकेशनल अकेडमी 07 के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, बीएड और डीएलएड इंटर्नशिप में जाने वाले स्टूडेंट्स की फ़ाइल कैसे तैयार होती है। उसी में एक्टिविटीज़ नंबर 5 है TLM अर्थात टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो हर एक विषय के TLM अलग अलग तरीके से बनते हैं। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का TLM कैसे बनेगा। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा आपको किस सब्जेक्ट की TLM की आवश्यकता है हमें मैसेज करें। और एक चीज़ बताना चाहते हैं कि हमारे साथ, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि सभी विषयों के आपको लेसन प्लान प्रोवाइड होंगे। आपको किस विषयों के लेसन प्लान चाहिए उसके लिए भी आप अपने कमेंट्स हमारे कमेंट्स बॉक्स में जा कर के लिख सकते हैं, तथा आपको कौन सा विषय अभी तक डिफ़िकल्ट लग रहा है लेसन प्लान बनाने में या TLM बनाने में, इसको भी आप हमें बताएंगे। और इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इस तरीके से जो भी सूचनाएं हैं आपको मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बीएड इकोनॉमिक्स TLM जो बनेगा उसके लिए क्या क्या आपको आवश्यकता हुई, कैसे तरह के बनाएंगे। यहाँ पर TLM का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, अर्थात आपको पढ़ाने के लिए किन किन तरह के प्रयोग करें, कैसा प्रयोग करें, जिससे कि आपको आपकी जो क्लास की टीचिंग है इफेक्टिव हो, बच्चों के लिए इजी हो। यहाँ आप देखिए कि बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने जो बनाया हुआ प्रशिक्षु ने अपना डिटेल्स यहाँ डाला हुआ है। इसी तरीके से आप भी अपने डिटेल्स को डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर शुरू होता है, सेकेंड पेज है TLM का क्या अर्थ होता है। सेकेंड पेज में होगा कि TLM का अर्थ क्या होता है। तो TLM का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल अर्थात शिक्षण अधिगम सामग्री। अधिगम प्रक्रिया को रोचक तथा बोधगम्य बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों तथा नीतियों के प्रयोग में लाया जाता है, जिन्हें सफल बनाने के लिए सहायक सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। ये विभिन्न उपकरण की शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। ये विभिन्न उपकरण की शिक्षण सामग्रियाँ कहलाती है। इसके प्रयोग में बालक को पाठ्यपुस्तक की ओर आकर्षित किया जाता है। इसके प्रयोग से बालक को पाठ्यपुस्तक की ओर आकर्षित किया जाता है, जिससे कि बालक क्रियाशील रह करके ज्ञान अर्जन कर सकें। इसमें इसका क्या आवश्यकता होती है, TLM की आवश्यकता है कि इसके प्रयोग से बालक को पाठ्यपुस्तक की ओर आकर्षित किया जाता है, जिससे कि बालक क्रियाशील रह करके ज्ञान अर्जन कर सके। विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री इस प्रकार हो सकते हैं। जैसे TLM की परिभाषा, विभिन्न विषयों के लिए अलग अलग शिक्षण सामग्री हो सकेंगी। उसके बाद यहाँ पर है कि शिक्षण सामग्री के बाद यहाँ पर आप देखिएगा TLM की परिभाषा क्या है। तो शिक्षकों के द्वारा कक्ष में विषय वस्तु को प्रभावी रूप से छात्रों को समझाने के लिए जिस भी श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है वह सामग्री शिक्षण अधिगम कहलाती है। क्या कहा जाता है, फिर से सुनिएगा। शिक्षकों द्वारा कक्ष में विषय वस्तु को प्रभावी रूप से छात्रों को समझाने के लिए जिस भी श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है वह सामग्री शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक सहायक सामग्री नहीं, अपितु कक्षा उपयोगी उपकरण अर्थात जिससे कि बच्चों को आसानी से समझाया जा सकता है, उन सभी चीज़ों को हम TLM में रखते हैं। यहाँ एक चीज़ देखिए, ध्यान बात यह है कि शिक्षकों के द्वारा जहाँ जो विषय पढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है श्रव्य दृश्य सामग्री में आप प्रोजेक्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि रेडियो है या ऑडियो का जो साधन है उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से वैसे TLM का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि जहाँ पर अन्य संसाधन उपलब्ध नहीं हैं वहाँ पर के बच्चों को कैसे आप पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर अधिक से अधिक जो प्रयोग किए जाते हैं वो ऑफलाइन सुविधा हो सकती है, जैसे कि चार्ट के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से या चित्रों के माध्यम से। इस तरीके के TLM का प्रयोग आज के इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा करेंगे। TLM का क्या महत्व होता है, तो TLM का महत्व आप यहाँ देख रहे हैं कि TLM जो है कि वैज्ञानिकों ने ग्रहणशीलता की दृष्टि से ज्ञान इंद्रियों में श्रवण इंद्रिय कान को 1%, दृश्यमान को 80%, शेष जो है कि सभी को मिला करके जो है कि और इसे वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि शेष तीनों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि नाक, जीभ, त्वचा को सम्मिलित स्वरूप में 10% कहा गया है। इसलिए कक्ष में दृश्य सामग्री का महत्व सर्वाधिक वांछनीय है। यहाँ पर जो हम लोग आज प्रयोग कर रहे हैं वह ज़्यादातर जो है कि दृश्य सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं,
बाद बाकी जो है कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाले साधन होते हैं जो हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसीलिए जो है कि हम लोगों को यहाँ पर दृश्य सामग्री वाले तत्वों का प्रयोग किया गया है। तो दृश्य श्रव्य दृश्य शिक्षक सहायक सामग्री के समय में चीन देश में प्रचलित कहावत का उल्लेख यहाँ पर प्रासंगिक है कि मैं सोचता हूँ तो भूल जाता हूँ, वही चीज़ देखता हूँ तो याद आ जाती है, और मैं उसी चीज़ को कर लेता हूँ तो सीख लेता हूँ तो सीख जाता हूँ। और इस प्रकार शिक्षक सहायक सामग्री के जो लाभ होते हैं आप देख सकते हैं। नंबर 1 यह है कि टीएलएम कठिन वस्तुओं को आसान, स्पष्ट, रुचिकर तथा सार्थक बना देती है। उसके बाद है कि दूसरा पॉइंट, यह पठन पाठन में नवीनता लाती है। नंबर 3 है कि इसके प्रयोग से समय और शक्ति दोनों का बचत होती है। नंबर 4 जो है यह कक्षा में अनुशासन लाती है, क्योंकि इससे अध्यापक में रुचि पैदा होती है, अध्यापन में रुचि पैदा होती है। उसके बाद है 5वां पॉइंट, यह बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। इसी प्रकार 6ठा पॉइंट जो होता है कि टीएलएम छात्रों में रहने की प्रवृत्ति को कम कर देता है, टीएलएम छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को कम कर देता है। और 7वां पॉइंट यह है कि विद्यार्थियों को शुद्ध और अस्थायी ज्ञान प्रदान करने में भी टीएलएम बहुत सहायक होता है। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साथ में वीडियो चल रहा है और मैं साथ में बोल भी रहा हूँ। इसका उद्देश्य भी यही है कि आपको लिखने में भी आसानी होगी। तो इस तरीके से आपको केवल देखने का लाभ नहीं मिलेगा बल्कि सुनने का, और इस तरीके से हो सकता है कुछ शब्द आपको पढ़ने में न बने, इसीलिए मैं पढ़ देता हूँ जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। यह भी एक प्रकार से टीएलएम है, था टीचिंग लर्निंग मटेरियल का एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आप सीख रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस चीज़ का आप समझ सकते हैं। अब आइए यहाँ से हम शुरू करते हैं। यह जैसा कि मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र मतलब पैसे का, रुपये का लेन देन संबंधित जो भी होगा, आमदनी की बात होगी, इस तरीके के तत्वों पर आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर टीएलएम नंबर 1 है जिसमें कि रामपुर गांव में कृषि और गैर कृषि कार्यों का प्रतिशत कैसा है, तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि यह जो टीएलएम तैयार किया गया है, आपने जो लेसन प्लान बनाने के दौरान जिस विषय के आप शिक्षक बनेंगे, अर्थात आपका जो टीचिंग मेथड है और आप जिस क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसी के अनुरूप आप टीएलएम बनाइएगा। यहाँ जैसे कि यहाँ दिखाया जा रहा है रामपुर गांव में कृषि और गैर कृषि कार्य का प्रतिशत, तो यह रामपुर गांव जो है कि आपके क्लास में जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं उसके अनुसार यह चार्ट बनाया गया है। तो यह आप ध्यान रखेंगे कि यह जो बनाया गया है वह जो बना है वह उस क्लास के अनुरूप है जिसको आप पढ़ा रहे हैं। दूसरा है कि उत्पादन का संगठन, यह दूसरा टीएलएम है जिसको चैप्टर आपको पढ़ाना है क्लास में, उसके अनुसार यहाँ पर बनाया गया। उत्पादन का संगठन में देखिए कि उत्पादन कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो भूमि से, श्रम से उत्पादन, अर्थात आपकी आर्थिक आमदनी जो होती है भूमि से होती है, श्रम से होती है, भौतिक पूंजी से मिलती है तथा मानव पूंजी, इस तरीके से आप देख रहे हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। टीएलएम नंबर 3, गरीबी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या, ये आप जिस पाठ को पढ़ाएंगे उसके अनुसार आपका यह बनेगा। तो गरीबी के कारण क्या हो सकती है, तो अशिक्षा है, बेरोजगारी है, पिछड़ापन है, जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक समस्या, तो ये सभी जो है कि आपकी गरीबी के मुख्य कारण बनते हैं। इसी प्रकार टीएल नंबर 4 आपको यहाँ दिखा रहा है जिसमें कि बेरोजगारी के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो बेरोजगारी के यहाँ पर कारण आपको दिखाया गया है कि बढ़ती हुई जनसंख्या, रूढ़िवादी विचारधारा, कम बचत और निवेश ज़्यादा होगा, अर्थात यदि आप कम बचत करते हैं, बचाते कम है और खर्च ज़्यादा करिएगा तो उससे भी बेरोजगारी के कारण होंगे। शिक्षा का अभाव, संयुक्त परिवार की प्रणाली तथा धीमा आर्थिक विकास, ये सभी जो है कि बेरोजगारी के मुख्य कारण बनते हैं। उसके बाद है कि ग्रामीण बेरोजगारी के क्या प्रकार होते हैं, ग्रामीण में बेरोजगारी, ये सभी आपको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप जिस पाठ को पढ़ाएंगे उसके अनुसार यह टीएलएम बनाया गया है। तो आप भी इस तरीके से निर्धारित कर लें कि किन किन टॉपिक को आपको पढ़ाना है, उसके अनुसार आपको बनाना पड़ेगा। यह मैं इकोनॉमिक्स की बता रहा हूँ, अर्थशास्त्र का। तो ग्रामीण बेरोजगारी के प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार के हैं, खुली बेरोजगारी, मौसम बेरोजगारी तथा छिपी हुई बेरोजगारी। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि टीएलएम नंबर 6 है जिसमें आपको दिखाया गया है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, तो कृषि है, पशुपालन है, वानिकी है, मत्स्य पालन और खनन है। द्वितीय क्षेत्र में आते हैं विनिर्माण, उपयोग, विद्युत, जल आपूर्ति तथा गैस। और तीसरा जो क्षेत्र है वह परिवहन, बैंकिंग, संचार, व्यापार
और सार्वजनिक सभा। तो अब जिस विषय को, जिस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे उसके अनुरूप जो है कि यह आपको टॉपिक तैयार हो रहा है। इसी प्रकार चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास पेमेंट बैंक, सहकारी बैंक है ना। तो बैंकों के प्रकार के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बैंक 2 प्रकार के होते हैं, पेमेंट बैंक और दूसरा है सहकारी बैंक। इसमें 2 प्रकार के डाले गए हैं, एक है कमर्शियल बैंक और दूसरा है स्मॉल फाइनेंस बैंक। कमर्शियल बैंक का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट के द्वारा जो बड़ी बैंकिंग व्यवस्था होती है, जिसमें बहुत सारे हजारों लाखों स्टाफ के उसमें बैंक अकाउंट होते हैं और उसमें ट्रांजैक्शन, पैसे का लेन देन वगैरह होता है। तथा स्मॉल फाइनेंस से ही स्पष्ट होता है कि वैसा बैंक जो कि आपको उद्योग वगैरह स्टार्ट करने के लिए कर्ज के तौर पर पैसे देते हैं, फाइनेंस करते हैं और उसके एवज में केवल आपसे इंटरेस्ट लेते हैं। इससे ज़्यादा आप जो है कि लेन देन नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास उतनी बड़ी पूंजी नहीं होती है और ना ही इनके पास उतना बड़ा पब्लिक सर्किल होता है। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 9वां है आपके पास TLM, बैंकों का बैंक और नोट जारी करना। किसका काम है? RBI का काम होता है। और आगे क्या करता है? भारत सरकार का बैंक है। विदेशी मुद्रा का भंडारण एवं संरक्षण है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। TLM नंबर 10। TLM नंबर 10 क्या कहता है? तो TLM नंबर 10 आपको कहता है कि वैश्वीकरण के क्या उद्देश्य हैं। वैश्वीकरण अर्थात आप ग्लोबलाइजेशन के क्या उद्देश्य हैं? तो इसका उद्देश्य आप देखिए, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, आर्थिक समानता करना, विकास हेतु नवीन साझेदारी करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना, ये है आपके ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के उद्देश्य। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। मुद्रा का विकास कैसे होता है? मुद्रा अर्थात पैसे घर में रखने से विकास नहीं करते हैं। तो मुद्रा का विकास करने के लिए धात्विक मुद्रा है, माफ़ करिएगा, मुद्रा का विकास कैसे हुआ इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो धात्विक मुद्रा है, दूसरा है सिक्के हैं, वस्तु मुद्रा है और वस्तु विनिमय है। वस्तु मुद्रा से मतलब हुआ कि घर में आप कोई सामान खरीद करके रखते हैं और उसको बेच देते हैं, या फिर इमरजेंसी के लिए है, जिससे कि कभी आवश्यकता पड़े तो उसको भी बेच करके आप पैसे कमा सकते हैं। विनिमय का मतलब हो गया पैसे को इन्वेस्ट करना, शेयर बाजार में हो गया, पोस्ट ऑफिस में, बैंक में फिक्स जो करते हैं वो हो गया। इसके बाद बारी आ जाती है कि कृषि मजदूरों के प्रमुख समस्याएं हैं। कृषि मजदूरों के प्रमुख समस्या क्या हैं? तो हम लोग देख रहे हैं कम मजदूरी मिलना, ऋणग्रस्तता, आवास की समस्या, संगठन का अभाव और साथ ही साथ मौसमी बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर तथा बंधुआ मजदूरी। ये सभी जो है कि ग्रामीण जो मजदूर हैं उनकी यह समस्या रहती है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि गरीबी का दुष्चक्र में क्या क्या होता है। तो इसको आप आराम से इस तरीके से थोड़ा छोटा करके आप इसको लिख सकते हैं कि ग्रामीण के दुष्चक्र से क्या होता है। यहाँ आपके पास लिखा है, उसका दुष्चक्र क्या होता है कि अल्प विकास, उसके बाद है कि निम्न उत्पादकता, निजी वास्तविकता आय, उसके बाद है कि पूंजी का कमी रहता है, कम निवेश होता है तथा कम निवेश होता है और उससे आमदनी भी कम होती है। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख लीजिए TLM नंबर 14 है। इसमें विश्व में बिहार में जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारण हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो TLM नंबर 14 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको बताया जा रहा है जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं। वह है कि गर्म जलवायु, संयुक्त परिवार प्रथा, उसके बाद है कि अशिक्षा, बाल विवाह, परिवार नियोजन में कमी, उसके बाद है मोक्ष प्राप्ति हेतु गरीबी, परंपरागत मान्यता। ये सभी मुख्य कारण है बिहार में जो है कि गरीबी, जनसंख्या वृद्धि के। उसी प्रकार हमारा TLM नंबर 15 है, जहाँ पर आप देख रहे हैं बेरोजगारी के प्रकार आपको दिखाए गए हैं। बेरोजगारी के प्रकार 2 तरह के होते हैं, शहर में शहरी होते हैं तथा ग्रामीण में ग्रामीण स्तर की बेरोजगारी होती है। तो ग्रामीण स्तर की जो बेरोजगारी होती है उसको मौसमी बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी तथा चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। जबकि शहर में जो होता है वह है कि शहरी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी। इन सभी चीज़ों को आप जब क्लास में लेसन प्लान पढ़ाएंगे उस समय लेसन प्लान के दौरान आपको इन सभी टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM की आवश्यकता पड़ेगी और इस तरीके से आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। यहाँ देखिए TLM नंबर जो है कि 16, इसमें है कि उत्पाद का साधन।
उत्पादन के साधन कौन कौन है तो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। पहला, हमें जो प्रोडक्शन प्राप्त होता है भूमि के माध्यम से। दूसरा, पूंजी के माध्यम से, अर्थात पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा के बदले में इंटरेस्ट आता है, तो वहाँ से उत्पादन होगा आपको। उसके बाद है संगठन। संगठन में जैसे कि बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि संगठनात्मक रूप से चलती है, जैसे कि दूध का कोऑपरेटिव सोसाइटी चलता है, या फिर जो है कि बीज की बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी चलते हैं। तो इन सभी के माध्यम से आपको जो है कि भोजन प्राप्त होते हैं, तो संगठन का हो गया। उसके बाद श्रम, मेहनत करके आप जो है सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, उससे प्राप्त होता है। उद्यमी के द्वारा भी आपको जो है कि उत्पादन का प्राप्त होता है। उसके बाद बारी आती है कि व्यापार के प्रकार कितने होते हैं। व्यापार के प्रकार दो हैं, एक है देशी व्यापार और दूसरा है विदेशी व्यापार। इस तरीके से हम TLM नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको बताया जा रहा है आय के साधन क्या क्या है। आय के साधन यहाँ बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया है। लगान के माध्यम से, भत्ता के माध्यम से, ब्याज के माध्यम से, लाभ किसी चीज़ को, जैसे कि आज आपने खरीद लिया, ज़मीन है या इस तरह की कुछ प्रॉपर्टी है जिसको कि समय बढ़ने के साथ साथ वह जो है कि आपको रिटर्निंग अच्छा देगा। ज़्यादातर इस तरीके के जो आमदनी है, आय के साधन होते हैं, वो ज़मीन को ही देखा जाता है कि आप जब ज़मीन खरीदते हैं तो कम रेट में होता है, कुछ वर्षों के बाद वह महंगा हो जाते हैं, अर्थात लाभ मिलता है। उसके बाद मजदूरी है और वेतन, इस तरीके से आपके आय के साधन बढ़ते हैं। अब है कि अगला है 19 नंबर में, वो है कि आपका उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता के अधिकार कितने हैं तो उपभोक्ता के यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 अधिकार हैं। निवारण अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, उसके बाद है चयन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सुनवाई का अधिकार। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के 6 उपभोक्ता के अधिकार बताए गए हैं। और जो है कि आपका ये जो है आखिरी में वह परिवहन के साधन कौन कौन से होते हैं। तो परिवहन के साधन आप देखिए बताया गया है, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन तथा वायु परिवहन। तो 4 प्रकार के परिवहन के साधन होते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हम आपको TLM अर्थात इकोनॉमिक्स का TLM के बारे में परिचय दिए हैं, जानकारी दिए हैं। अगर आपको अन्य किसी विषयों का TLM साथ ही साथ लेसन प्लान की आवश्यकता हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी जो आवश्यकता है उसको आप लिखें, तथा साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।